हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है आप सभी जानते हैं, एएस एकेडमी। आज मैं आपके लिए विशेषण के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है अव्यय। अव्यय को हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है। देखो इधर, ए प्लस व, यानी ए का मतलब होता है जो नहीं, और व का मतलब होता है व्यय यानी खर्च, जिसे खर्च नहीं किया जा सकता, जो खर्च ना हो, जिसे लिंग वचन काल या कारक के अकॉर्डिंग नहीं बदला जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय या अविकारी शब्द बोलेंगे। आइए इसकी एक डेफिनेशन परिभाषा पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। जिसके रूप में कोई विकार न आए, यानी जिसके रूप में कोई बदलाव ना हो, कोई विकार ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। आगे देखिए, जो सदैव एक सा रहे, यानी कि एक जैसा रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वह शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे इधर, उधर, जब, तब, अब, यहाँ, वहाँ, क्यों, अरे, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, धीरे धीरे, अभी, तभी, आदि। ये सभी शब्द मैंने अव्यय लिखे हैं। ये शब्द ना तो लिंग के अकॉर्डिंग बदलते, ना वचन के, ना कारक के। इन पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक जैसा सदैव एक जैसे रहते हैं। आप कोई भी उदाहरण बना ले। जैसे कि मैं किसी से एक से लेता हूँ, जैसे मैंने धीरे धीरे लिया कि राम धीरे धीरे चलता है। तो राम धीरे धीरे चलता है, इसमें आप चाहे राम राम का लिंग बदल ले, यानी कि स्त्रीलिंग कर ले। सीता धीरे धीरे चलती है। राम धीरे धीरे चलता है तब भी धीरे धीरे होगा, और सीता धीरे धीरे चलती है तो भी धीरे धीरे होगा। या फिर हम उसको सर्वनाम भी दे सकते हैं, वह धीरे धीरे चलता है तो भी धीरे 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 जैसा ही रहेगा। यानी धीरे धीरे किसी भी सिचुएशन में नहीं चेंज हो रहा। और आप कोई भी इनमें से एक उदाहरण ले सकते हो। जैसे इधर, वह इधर देख रहा है, या वह इधर देख रही रही है। मैंने पुलिंग चेंज कर दिया तो भी वो क्या रहा, इधर ही रहा। यानी कि आप इनमें से कोई भी शब्द ले सकते हो और वाक्य में वो चेंज नहीं होगा, यानी बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा, सदैव एक जैसा रहेगा, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। अव्यय के भेद। अब जनरली अव्यय के कितने भेद माने जाते हैं, चार। कितने भेद माने जाते हैं, सिर्फ चार। चार कौन से, क्रिया विशेषण, आपको याद रखना है ये, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी शब्द, संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और फोर्थ आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपको ये क्रम से याद रखने, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा, क्रिया विशेषण की अगर हम डेफिनेशन देखें कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रिया। क्रिया यानी कोई काम, और विशेषण मैंने अभी इससे नेक्स्ट जो इससे प्रीवियस वीडियो थी वो विशेषण के बारे में थी, है ना। तो विशेषण को भी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो क्रिया और विशेषण, इसका मतलब नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताए। क्या, जो क्रिया की, जो हमारे द्वारा जो काम किया जाता है उसकी विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे,
क्रिया विशेषण कहते हैं या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे टहलता है। क्या कर रहा है देखो, इसमें क्रिया क्या है आप खुद देख सकते हो। मैं मार्कर चेंज करता हूं। जैसे आप इसमें खुद देख सकते हो कि श्याम जो है, श्याम एक संज्ञा है, धीरे धीरे क्या है इसमें, और टहलना। सबसे पहले हमें देखना है इसमें क्रिया कौन सी है। देखो ये टहलना जो है ये क्या हुई, क्रिया शब्द, ये क्रिया शब्द हुआ। और क्रिया की जो विशेषता है, वो टहलना जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या बन रही है, धीरे धीरे। यानी कि श्याम टहल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे टहल रहा है। इसकी जगह तेज भी आ सकता था कि श्याम तेज तेज टहलता है या तेज तेज चलता है। ये भी एक क्रिया विशेषण का ही उदाहरण हुआ। तो ये धीरे धीरे जो आया, ये क्रिया जो टहलता है इसकी विशेषता बता रहा है कि श्याम जो है धीरे धीरे टहलता है। आगे देखिए एक उदाहरण और, श्याम वहां टहलता है। श्याम वहां टहलता है। देखो टहलता तो एक क्रिया हो गई, लेकिन वहां टहलता है तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, जैसे जगह बताया कि जो श्याम है वो वहीं टहलता है जहां वो टहल रहा है। या फिर आगे देखिए, श्याम अभी टहलता है। ये फिर से टहलता क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो अभी टहल रहा है, बाद में नहीं, अभी टहल रहा है। तो ये भी एक क्रिया की विशेषता हुई। इस तरीके से ये क्या हो गए, क्रिया विशेषण हो गए। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है या कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो आई थिंक मैं समझता हूँ क्रिया विशेषण आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यय। देखो जैसे नाम से ही यहाँ भी स्पष्ट हो रहा, संबंध यानी संबंध बताने का बोध कराने वाले शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आइए देखते हैं, संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि कृष्ण के बिना राधा परेशान है। किसका बोध करा रहा है, कृष्ण और राधा का के बीच का संबंध बता रहा है। कृष्ण के बिना राधा परेशान है। किसके बिना, ये जो आपको बिना दिख रहा है बीच में, ये इस वाक्य को क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, जोड़ने का भी काम कर रहा है लेकिन संबंध बता रहा है। राधा कृष्ण के बिना या कृष्ण राधा के बिना परेशान है। तो ये बिना जो शब्द है ये क्या हो रहा है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। और बिना जो है ये हमेशा अव्यय ही रहता है या अविकारी ही रहता है। चाहे कुछ भी आप इसमें चेंज करके देख सकते हो, किसी का नाम भी लिख सकते हो, कोई भी सवर्नाम भी यूज करके देख सकते हो, तो ये चेंज नहीं होगा। आगे देखो एक उदाहरण हो, नौकरी के बिना। देखो ये फिर से बिना आया, ये जोड़ने का काम कर रहा है। नौकरी के बिना काम नहीं चलता, है ना। ये भी क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है नौकरी और काम में। और जब नौकरी और काम में जब ये संबंध बता रहा है तो क्या कह रहा है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो बिना जो है वो इसमें संबंध बोधक अव्यय होगा। इसकी जो विशेषताएं हैं नोट डाल के लिख सकते हो आप। ये एक ही वाक्य में दो पदों या शब्दों के मध्य लिखे जाते हैं। किसके बीच लिखे जाते हैं, ये वाक्य में दो पदों या शब्दों के बीच लिखे जाते हैं। देखो ये बीच में लिखा हुआ है और ये भी बीच में लिखा हुआ है। दूसरा इसका उदाहरण हो सकता है, अन्य इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, बीच में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे यहाँ तो बिना आया था, यहाँ भी बिना लिखा था, लेकिन इसके बीच में बगैर भी हो सकता है, या अलावा भी आ सकता है, या अतिरिक्त भी हो सकता है,
साथ भी हो सकता है, सहित भी हो सकता है और बिना भी। बिना के तो हमने दोनों उदाहरण ऊपर लिए भी हैं। तो संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं एक दूसरे से, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। और इसके अंदर बगैर, अलावा, अतिरिक्त, साथ, सहित, बिना आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि संबंध बोधक अव्यय भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। देखो समुच्चय क्या होता है, समुच्चय भी क्या होते हैं, एक जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को। जैसे क्या लिखा है, देखो ध्यान से, ऐसे शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक शब्द को दूसरे शब्द से, किससे, दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। और समुच्चय बोधक अव्यय के क्या उदाहरण हो सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। राम खेलने गया, राम खेलने गया, देखो ये पूरा वाक्य है, राम खेलने गया। यहाँ पूर्ण विराम भी आ सकता है, राम खेलने गया, ये एक पूर्ण वाक्य भी बन सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा, लेकिन लक्ष्मण, लक्ष्मण आधार से आएगा, लक्ष्मण सो रहा है। देखो ये भी एक पूरा वाक्य हो गया, लक्ष्मण सो रहा है। राम खेलने गया लेकिन लक्ष्मण सो रहा है, ये देखो दो पूर्ण वाक्य हैं, राम खेलने गया यहाँ पूर्ण विराम लगा सकते हैं, और लक्ष्मण सो रहा है यहाँ भी पूर्ण विराम लगा सकते हैं। देखो ये दो अलग अलग वाक्य होने के बाद हम इनको जोड़ने का काम करते हैं या फिर हम शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय हम कह रहे हैं। ये इनकी विशेषताएं देखें तो ये दो उपवाक्यों को जोड़ने हेतु उनके मध्य प्रयोग होते हैं। देखो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ आगे क्या लिखा है, इसके अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, तथा, एव, या, अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ये जितने भी उदाहरण हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण होंगे। और ये समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों या वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं पूर्ण वाक्य में। तो ये आपको याद रखना है, समुच्चय बोधक अव्यय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में आपको समुच्चय बोधक अव्यय देखने को मिल जाता है ज्यादातर एग्जाम में। लास्ट और नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सबसे आसान होता है इस अव्यय विकारी शब्दों में, क्योंकि इसकी पहचान भी बहुत आसान होती है, इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं। अचरज या आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। किस चीज का, जिससे हमें आश्चर्य हो, जिससे हमें अचरज हो, है ना। ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक, हमें विस्मय होता है, हमें हर्ष होता है, हमें उल्लास होता है, वो वाक्य क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा, अरे आप कब आए, अरे आप कब आए, जो ये आपको चिन्ह दिख रहा है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। जैसे ऐसे करके नीचे जो जो डॉट आती है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है। ठीक है, और इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, यानी हमारे जो मन के भाव होते हैं उनकी हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम उनको बाहर ला सकते हैं। जैसे अरे, हो, अरे, क्या, ये जो वर्ड हैं ये क्या हैं, ये हमारे जो मन के भाव होते हैं उनको बाहर
लाते हैं तो हम वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग वहाँ होता है। तो ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट लिखा है, इसका प्रयोग सदैव वाक्य के आरंभ या शुरू में होता है। देखो, जब भी विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग होगा तो पहले एक शब्द आएगा, फिर उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, तो हम पहचान सकते हैं कि विस्मयादिबोधक अव्यय यहाँ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसकी पहचान भी है ये। इसका प्रयोग सदैव वाक्य के आरंभ या शुरुआत में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट इसका क्या है, अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि हे राम, है ना, ओ, अरे, अरे, ओह, आहा, चुप, धत, उफ, अच्छा, शाबाश। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं और विस्मयादिबोधक भी आपको समझ में आया होगा। इन चारों जो इसके अव्यय या विकारी शब्दों के भेद हैं वो चारों की चारों आपको समझ में आए होंगे बिल्कुल अच्छे से। और फिर भी आपको एक बार नहीं समझ में आए तो इस क्लास को आप रिपीट करके एक बार देख सकते हैं और अच्छे से। और मैं आपको यही कहूँगा कि अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में आप जुटे रहें। आप अवश्य सफल होंगे एक दिन। और इसी के साथ मैं अव्यय जो है उस टॉपिक को ख़त्म कर चुका हूँ और आने वाली क्लास में हम या तो संधि पढ़ने वाले हैं या फिर हम समास को पढ़ने वाले हैं। समास के बाद फिर हमारा क्या बचता है, लिंग बचता है। इधर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। संधि होगी, समास हो गया, फिर इसके बाद हम शायद लिंग बचता है, फिर उसके बाद वचन बचता है, वचन, लिंग, वचन, फिर काल बचता है हमारा, फिर उसके बाद कारक बचता है हमारा, और उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक होता है विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह का एक छोटा सा टॉपिक होता है। और सबसे लास्ट में एक वाक्य भी का भी टॉपिक हमारा बचता है। वाक्य, वाक्य जो पढ़ते हैं, जैसे वाक्य के अंग, वाक्य उद्देश्य, विधेय, ये जो सारी चीज है ये वाक्य के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ हमारा जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी और ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आई थिंक कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा जो मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, एक अलंकार और बचता है, अलंकार भी मैं आपको करवा दूंगा इसके अलावा। और ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो करोगे तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। खासकर एस्टेट, सीटेट, रीट और सीईटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी जनरल जो सामान्य हिंदी आती है आपकी, उसके लिए आप ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक क्विज भी लेकर के आने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, जो सिर्फ और सिर्फ आने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहने वाली है। तो इस सीरीज को मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ हफ्ते भर बाद, यानी कि आप क्या लगा सकते हो 10 दिन बाद या एक सप्ताह के बाद। और उसमें आए हुए क्वेश्चन ही आप करोगे। ये जो सामान्य हिंदी की बुक आपको दिख रही होगी अच्छे से, ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस बुक से मैं आपको जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और इस क्लास के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहें। आप
अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ मैं इस क्लास से विदा लेता हूँ और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस फैमिली से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अभी विदा लेता हूँ अभी इस क्लास से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।